तो बेटा हमारा चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो चैप्टर है वो क्या है, कई बार पार्टनरशिप, अच्छा एक बात बताओ, पार्टनरशिप फर्म जो होती है उसका बेस क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म जो है वो उसका बेस क्या होता है? तो सिंपल वर्ड में बताऊं तो उसका बेस होता है उसका एग्रीमेंट। क्या होता है उसका बेस? एग्रीमेंट। तो जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट होता है ना वही उसका बेस माना जाता है, क्योंकि वो क्रिएट ही कहां से होती है? पार्टनरशिप फर्म क्रिएट कहां से होती है? एग्रीमेंट से। तो एग्रीमेंट उसका बेस है या नहीं है? पर कई बार उस एग्रीमेंट में चेंज हो जाता है। एक पहले वाला जो एग्रीमेंट है वो खत्म हो जाता है और एक नया एग्रीमेंट बना लिया जाता है। तो जब भी एग्रीमेंट में चेंज होगा या एक पुराना एग्रीमेंट खत्म कर दिया गया और नया एग्रीमेंट बना लिया गया, उस प्रोसेस को बोला जाता है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या बोला जाता है? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के कई एक तरीके हैं, ठीक है। उन तरीकों में से पहला जो तरीका है वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यही हमारा चैप्टर है, बहुत बेसिक सा चैप्टर है और बहुत आसान चैप्टर है। क्लियर? चलिए जी सुनिए। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पार्टनरशिप फर्म जो है, पार्टनरशिप जो है वो किस पर डिपेंड करती है, किसका परिणाम है? एग्रीमेंट का। एग्रीमेंट है तो पार्टनरशिप है, अगर एग्रीमेंट ही नहीं है तो पार्टनरशिप भी नहीं है। सीधी सी बात है। पार्टनरशिप का मतलब भी क्या होता है? रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्संस, है ना। तो पार्टनरशिप का मतलब क्या है? एग्रीमेंट। क्लियर? तो एग्रीमेंट में कई बार चेंज आ जाता है, एग्रीमेंट में कई बार चेंज आ जाता है। तो अगर वो एग्रीमेंट चेंज हो रहा है, पुराना एग्रीमेंट खत्म हो रहा है, एक नया एग्रीमेंट बन रहा है, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये कई तरीके से हो सकती है, कुछ एक सर्कमस्टांसेस हैं। क्या क्या है? पहला है जो हम, जैसा कि हम बात ही कर रहे थे अभी, पहला चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पहला क्या है बेटा? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कई बार पार्टनर्स आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि भाई वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को आपस में चेंज कर लेंगे। पहले कुछ और रेशो था, अब वो चाहते हैं कि अब हमारा रेशो जो है वो चेंज हो जाए। लेट्स सपोज पहले वो बांट रहे थे 3:2:1 में, तीन पार्टनर थे एबीसी, उनका रेशो था 3:2:1। अब उन्होंने डिसाइड करा 3:1 में नहीं बांटेंगे भाई, कैपिटल कंट्रीब्यूशन के रेशो में बांटेंगे या इक्वल बांटेंगे 1:1:1 में। ठीक है? तो अगर ऐसा कुछ होता है, रेशो चेंज होता है, पार्टनर डिसाइड करते हैं कि भाई रेशो चेंज कर लिया जाए, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और ये भी हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का एक पार्ट है, एक सर्कमस्टांस है। क्लियर? दूसरा है बेटा एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। क्या है? एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जब एक नया पार्टनर आता है, जब एक नया पार्टनर आता है फर्म में, पहली बात तो सारे ही पार्टनर एग्री होने चाहिए तभी एक नया पार्टनर आएगा, है क्या नहीं है? ये पढ़ा था हमने फंडामेंटल्स में। तो अगर नया पार्टनर कोई फर्म में आ रहा है तो वहां पर एग्रीमेंट चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा? बताइए, एग्रीमेंट चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है, क्योंकि पहले मान लीजिए तीन पार्टनर थे एबीसी, तो उनका रेशो अलग था, कैपिटल कंट्रीब्यूशन थी, है ना, ड्यूटीज एंड राइट्स सब कुछ थे, एग्रीमेंट में मेंशन था, तीन पार्टनर्स का ही नाम था एग्रीमेंट में। लेकिन अब एक नया चौथा पार्टनर आ गया डी, तो क्या अब उस एग्रीमेंट को चेंज नहीं करा जाएगा? ऑल्टर नहीं करा जाएगा? अब पार्टनरशिप फर्म में एक और नया पार्टनर का नाम जोड़ा जाएगा कि नहीं जोड़ा जाएगा? कैपिटल लिखी जाएगी उसकी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लिखा जाएगा, ड्यूटीज एंड राइट्स सब कुछ लिखे जाएंगे। तो वहां पर क्या एग्रीमेंट चेंज नहीं हो रहा? एग्रीमेंट तो चेंज हो रहा है। तो ये भी हमारा क्या है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का एक सर्कमस्टांसेस है। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? दो चीजें हो गई बेटा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तीसरा आता है रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। कई बार क्या होता है एक पुराना पार्टनर जो है वो रिटायर हो जाता है। अब जैसे ही पार्टनर रिटायर होगा तो पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है वो चेंज होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। पहले मान लीजिए तीन पार्टनर थे ए बी सी, तीन ने डिसाइड करा वो रिटायर हो जाएगा, तो अब कितने कंटिन्यू करेंगे? बस ए और बी। तो पहले एग्रीमेंट में तीन पार्टनर का नाम था, अब कितने का आएगा? सिर्फ दो का। समझ में आई बात या नहीं आई? तो एग्रीमेंट चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा? ये भी हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का ही एक सर्कमस्टांसेस है। नेक्स्ट होता है बेटा डेथ ऑफ पार्टनर। क्या होता है? डेथ ऑफ पार्टनर। किसी पार्टनर की अगर मृत्यु हो जाए तो वहां भी एग्रीमेंट चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा? पहले 4 पार्टनर थे, 5 पार्टनर थे, जितने भी थे, एक पार्टनर की डेथ हो गई तो अब उसको हटा दो, बाकी के पार्टनर बचेंगे। तो जो पार्टनर की डेथ हो गई वहां पर उसका सेटलमेंट किया जाएगा, मतलब उसको तो नहीं दिया जाएगा कुछ भी पैसा, वो तो लेने आ भी नहीं सकता,
लेकिन उसका जो नॉमिनी होगा, लीगल हायर जो होगा, उसको दिया जाएगा। तो उसका एक तरह से अकाउंट जो है क्लोज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा? ऊपर वाले ने अकाउंट क्लोज कर दिया उसका, तो फिर तो हमें तो करना ही पड़ेगा, है कि नहीं है? तो फिर क्या करना पड़ेगा जी, आपको उसका पार्टनरशिप एग्रीमेंट में से नाम भी हटाना पड़ेगा, रेशो भी हटाना पड़ेगा, रेशो भी चेंज होगा उसकी वजह से। समझ में आई बात? तो ये भी हमारा क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का ये एक सर्कमस्टांसेस है। इसके अलावा होता है बेटा अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म। कई बार क्या होता है, एक फर्म अलग है, दूसरी फर्म अलग है, एक फर्म अलग है, दूसरी फर्म अलग है, दोनों आपस में मिल जाती है, जुड़ जाती है। अमलगमेशन का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना या जुड़ जाना। तो अमलगमेट हो जाती है, दो पार्टनरशिप फर्म आपस में मिल जाती है। तो जैसे ही दो पार्टनरशिप फर्म आपस में मिलती हैं, तो एक बात बताओ, ये जो पार्टनरशिप फर्म थी और ये वाली जो पार्टनरशिप फर्म है, दोनों के अलग अलग अपने अपने एग्रीमेंट थे या नहीं थे? लेकिन जब एक नई फर्म बनाई जाएगी मिलकर के, तो ये जो इनके पार्टनरशिप एग्रीमेंट थे, जो एग्रीमेंट थे इनके, वो खत्म हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अब एक नया पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा? तो ये भी हमारा क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का ही एक तरीका है। बेटा आपके सिलेबस में ये वाला जो तरीका है, लास्ट वाला अमलगमेशन वाला, ये आपके में नहीं है। बाकी आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट, ये सारा आपको करना है। क्लियर? तो पहला हमारा क्या है बेटा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, तो हमें कुछ एक काम ऐसे हैं जो करने ही पड़ते हैं, कुछ एक काम ऐसे हैं जो हमें करने ही पड़ते हैं। जैसे कि क्या? सबसे पहला काम होता है बेटा हमारा सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करना। क्या? सैक्रिफाइस और, अच्छा एक बात बताओ, ABC तीन पार्टनर है, उनका पहले एक पर्टिकुलर रेशो रहा है, प्रपोर्शन रहा है। अब उन्होंने डिसाइड करा कि अलग रेशो बनाएंगे जी, हम तो रेशो चेंज कर रहे हैं। तो हो सकता है ना बेटा कि रेशो चेंज होने की वजह से किसी एक पार्टनर को नुकसान हो, कम शेयर मिले प्रॉफिट में, पहले ज्यादा मिल रहा था, रेशो चेंज हुआ इस वजह से उसे अब कम मिले। यह भी हो सकता है कि किसी एक पार्टनर को ज्यादा मिले, हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि किस पार्टनर को कितना नुकसान या त्याग जो कर रहा है वो किसके फेवर में कर रहा है, और कोई पार्टनर गेन कर रहा है तो वो कितना कर रहा है। समझ में आया? इसी को बोलते हैं बेटा सैक्रिफाइस और गेन रेशियो। क्लियर हुआ? उसके बाद बेटा हमें अकाउंटिंग करना पड़ेगा गुडविल की, गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी और गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी और गुडविल अगर दे रखी है तो बहुत ही बढ़िया, फिर तो सीधा ट्रीटमेंट करो, और अगर नहीं दे रखी तो पहले हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि पहले उसको कैलकुलेट कर लो, फिर उसका ट्रीटमेंट करो। क्लियर? फिर उसके बाद में हमें रिजर्व एंड सरप्लसेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, इनका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। सीखेंगे धीरे धीरे क्या होगा। उसके बाद बेटा हमें रीवैल्यूएशन करना पड़ेगा असेट्स एंड लायबिलिटीज का, असेट्स एंड लायबिलिटी, और लास्ट में हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी कैपिटल्स की, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी कैपिटल्स की। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? समझ में आ गया? अब सबसे पहला काम क्या करना है भाई, हमें सैक्रिफाइस और गेन कैलकुलेट करना है। सैक्रिफाइस और, चलिए जी, तो बेटा सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है जी, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो पार्टनर का ओल्ड रेशियो क्या था वो आपको पता होगा कि वो पहले किस रेशियो में बांटते थे, और अब उन्होंने डिसाइड कर लिया तो किस रेशियो में बांटेंगे। तो पुराना रेशियो पता है, न्यू रेशियो पता है, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, हमें पता चल जाएगा कि इसको ज्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है। समझ में आया? अगर ज्यादा मिल रहा है तो गेन, कम मिल रहा है तो सैक्रिफाइस। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? समझ में आ गया? चलिए जी, गेनिंग रेशियो की बात करें तो सिंपल है, इसको रिवर्स कर दिया जाए तो आपके पास गेन रेशियो आ जाएगा। कैसे? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो इसका न्यू रेशियो पता है पार्टनर का, ओल्ड रेशियो पता है, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? गेनिंग रेशियो। समझ में आया कि नहीं आया? हालांकि आप एक ही फॉर्मूला का इस्तेमाल करके सैक्रिफाइस और गेन दोनों ही निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्लियर? हाँ जी, अंतर कुछ भी नहीं है, सिर्फ देखिए जब हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करते हैं, रिटायरमेंट डेथ की बात करते हैं, ठीक है, या एडमिशन की बात करते हैं, तो वहां पर चेंज हो जाता है। कहीं पर सैक्रिफाइस रेशियो निकालते हैं, कहीं पर गेन रेशियो निकालते हैं। एडमिशन में, एडमिशन ऑफ पार्टनर जब हम चैप्टर करेंगे वहां पर सैक्रिफाइस रेशियो निकाला जाता है, और जब रिटायरमेंट और डेथ की बात करेंगे वहां पर गेनिंग रेशियो निकाला जाता है। मतलब एक ही आप एक ही फॉर्मूले से, एक ही कैलकुलेशन से आप सैक्रिफाइस और गेन दोनों ही चीजें कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, अभी देखते हैं कैसे। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पर आ जाए, इलस्ट्रेशन नंबर 1 पर आ जाए बेटा।
ये देखिए जी, इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या कहता है, सुनिएगा। ए और बी दो पार्टनर है। कौन कौन पार्टनर है? ए और बी। वर्ष पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशो ऑफ 2:1। क्या कह रहा है? ए और बी दो पार्टनर है, 2:1 में बांटते थे। वर लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब वो पहले का है, ठीक है जी। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, अब 1 अप्रैल 2019 से दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। उन्होंने डिसाइड करा कि अब वो कैसे बांटेंगे? इक्वली। रेशो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा? पक्का पक्का कह रहा है कि भाई कैलकुलेट करके दिखाइए हर एक पार्टनर का सैक्रिफाइस और गेन, ठीक है जी। चलिए जी, चलिए जी, दो पार्टनर है, एक है हमारे पास ए और एक है हमारे पास बी। ए का ओल्ड रेशो पता है या नहीं पता? ओल्ड रेशो है बेटा क्या हमारे पास? 2:1। और इनका न्यू रेशो पता है या नहीं पता? न्यू रेशो, और न्यू रेशो है बेटा 1:1। यही तो है। ये समझ में आया कि नहीं आया? ए और बी दो पार्टनर है, पहले वो 2:1 में बांटते थे, अब उन्होंने डिसाइड करा कि भाई अब हम बांटेंगे 1:1 में, इक्वल बांटेंगे जी। रेशो चेंज हो रहा है नहीं हो रहा? हो रहा है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा? सैक्रिफाइस और गेन, सैक्रिफाइस और गेन। चलिए जी, पहले हम सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला लिख लेते हैं। सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल्स टू क्या था बेटा? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। पहले बात करते हैं ए की। ए की तो ए जो है, ए का ओल्ड रेशो की बात करें तो ओल्ड रेशो कितना था बेटा? 2/3। कितना था? समझ में आ रहा है कि 2/3 कहां से आया? क्लियर है? 2/3 माइनस ए का न्यू रेशो कितना है? 1/2। समझ में आया कि नहीं आया? ए का ओल्ड रेशो है 3/2 और न्यू रेशो है 1/2। ऐसे ही बात करी जाए अगर बी की, तो बी का ओल्ड रेशो था 1/3 माइनस न्यू रेशो है 1/2। यहां से सॉल्व कर लिया जाएगा। एलसीएम आ जाएगा बेटा इसका 6। कितना आ जाएगा एलसीएम? 6। तो यह आ जाएगा 4 - 3। 4 - चलिए जी, मुझे बता दीजिए ये सैक्रिफाइस कर रहा है या गेन कर रहा है? क्या कर रहा है? ध्यान से देखो, हमने फॉर्मूला क्या लगाया था? ओल्ड रेशो माइनस। तो बेटा ये 4 जो है ये ओल्ड वाला है और 3 जो है ये न्यू वाला। यही तो मतलब हुआ। तो इसको पहले 4 रुपए मिलते थे ऐसा मान लीजिए, और अब कितने मिलते हैं? 3 रुपए। तो क्या कर रहा है ये? 1/6 सैक्रिफाइस कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? 1/6 क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस। अगर बात करें बी की, तो एलसीएम आ गया 6, इसका आ जाएगा यहां पर 2 - 3। चलिए जी, इसकी बात करें अब। पहले इसको 2 रुपए मिलता था। कितना मिलता था? और अब कितना मिलता है? मिलेगा 3 रुपए। तो इसको ये गेन कर रहा है या सैक्रिफाइस कर रहा है? गेन कर रहा है। कितना? 1/6 गेन। माइनस का निशान लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, सिर्फ ऐसे ब्रैकेट में सैक्रिफाइस और गेन लिख दीजिए। समझ में आया या नहीं आया? इलस्ट्रेशन नंबर 1 डन। क्लियर? समझ में आ गया भाई? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, क्या कह रहा है? ए बी सी 3 पार्टनर है, ए बी और सी 3 पार्टनर है, और वो प्रॉफिट और लॉस को बांटते हैं 3:1 में, 3:2:1 में। ये तो बांट ही रहे थे, ये तो चल रहा था इनका। इन्होंने डिसाइड किया, द पार्टनर डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, यानी आगे फ्यूचर में वो कैसे बांटेंगे? 2:2:1 में। क्या रेशो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है। पहले किस में बांटते थे? 3:1 में। अब कैसे बांटेंगे? 2:1 में। कह रहा है कि आप हमें बताइए भाई इनका सैक्रिफाइस और गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलिए जी, दोबारा से करते हैं बेटा। यहां पर 3 पार्टनर है, ए बी और सी। इनका अगर इनका ओल्ड रेशो देखा जाए, ओल्ड रेशो, तो ओल्ड रेशो बेटा 3:2:1। और अगर इनका न्यू रेशो देखा जाए, न्यू रेशो कितना है? 2:2:1। चलिए जी, दोबारा से सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल्स टू, सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला बताइए, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है जी, क्लियर हो गया यहां तक? बात करते पहले ए की। तो ए का ओल्ड रेशो कितना है? 3/6 है या नहीं है? 3/6 माइनस न्यू रेशो कितना है बेटा? 2/5। बोलिए
ये समझ में आया या नहीं आया? 3/6 ओल्ड रेशियो है और न्यू रेशियो कितना है? 2/5। अगर बी की बात करें तो बेटा इसका ओल्ड रेशियो था 2/6 माइनस न्यू रेशियो है 2/5। सी की बात करें तो 1/6 क्या था इसका? ओल्ड रेशियो, और 1/5 क्या है इसका? न्यू रेशियो। सॉल्व कर लिया जाए इनको। इसका एलसीएम आ जाएगा बेटा 30। कितना आएगा? तो यहां पर आ जाएगा 15 माइनस ये आ जाएगा 12। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए जी, सैक्रिफाइस कर रहा है या गेन कर रहा है कैसे पता चलेगा? हमने फॉर्मूला लगाया था ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। क्या लगाया था? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो 15 रुपए ओल्ड वाला पोर्शन है और 12 रुपए न्यू वाला, यानी ऐसा मान सकते हैं इसको पहले 15 रुपए मिल रहे थे, अब कितने मिलेंगे? 12। तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है बेटा? 3/30 क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस। समझ में आया कि नहीं आया? अगर इसकी बात करें तो एलसीएम आ जाएगा बेटा कितना आएगा? 36। ये आ जाएगा 10 माइनस ये आ जाएगा 12। पहले इसको 10 रुपए मिलते थे, अब 12 रुपए मिलेंगे, तो क्या कर रहा है ये? गेन। 2/30 क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आया? इसके बाद अगर इसकी बात करें तो बेटा 30 एलसीएम आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 5 माइनस 6। पहले इसको 5 रुपए मिलते थे, अब कितने मिलेंगे? 6 रुपए। इसका मतलब 1/30 क्या कर रहा है ये? गेन। समझ में आ गया कि नहीं आया? किस तरीके से सैक्रिफाइस गेन निकाला जाएगा? क्लियर हुआ? पक्का पक्का? ठीक है, चलिए जी, सैक्रिफाइस गेन हो गया हमारा, खत्म। बस इससे ज्यादा नहीं है सैक्रिफाइस गेन। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, सैक्रिफाइस और गेन दोनों ही निकल जाएगा, ठीक है। चलिए जी, अब दूसरा काम क्या पढ़ा था हमने? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्या पढ़ा था? पहले तो ये पता चले ये गुडविल क्या होती है, ठीक है भाई। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल तो ठीक है, कर लेंगे, पहले ये तो पता चले गुडविल क्या होती है। क्लियर? चलिए जी, गुडविल के बारे में बात करते हैं। गुडविल के बारे में बात करते हैं। तो गुडविल का मतलब होता है बेटा रेपुटेशन। क्या मतलब होता है? जब आप अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अच्छे प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, तो उसकी वजह से आपके क्लाइंट्स, आपके कस्टमर का आप पर ट्रस्ट बिल्ड होता है, ठीक है। आप नहीं भी कहेंगे तब भी वो खुद ब खुद अपने आस पड़ोस में अपने रिलेटिव्स को, यार दोस्तों को आपके बारे में रिकमेंड जरूर करेगा कि भाई वहां पर जाइए, वो अच्छा है, ठीक है, वो अच्छे से बिहेव करता है, प्रोडक्ट अच्छा देता है, सर्विस अच्छी देता है, ठीक है, वहां पर जाइए जी। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है, तो ये जो ट्रस्ट बनता है ना, और जो बार बार कस्टमर का रिटेंशन है, मतलब कस्टमर आपसे जुड़ा हुआ है, बंधा हुआ है, उसी चीज को क्या बोलते हैं? गुडविल। क्या बोलते हैं? अब गुडविल जो है रेपुटेशन कहलाती है, प्रसिद्धि, आपकी ख्याति, ठीक है, कि आपके पास एक बार आया कोई बंदा तो वो कितनी बार आपके पास आता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं एक बार आया और आपके बिहेव को देख करके फिर वो दोबारा आए ना, और साथ में 4 लोगों को और बोले वहां मत जाइए भाई, बेकार आदमी हो, ढंग से ना बोले। क्लियर? तो रेपुटेशन का मतलब होता है जो आप अपने हार्डवर्क, अपनी ऑनेस्टी की वजह से अपने रिलेशन को बनाते हैं कस्टमर के साथ, ठीक है। गुडविल का मतलब गुड नेम भी होता है। क्या मतलब होता है? गुड नेम, यानी अच्छा नाम, ख्याति वाला, प्रसिद्धि वाला। क्लियर? तो गुडविल क्या होती है? एक रेपुटेशन होती है फर्म की, ठीक है। और गुडविल दिखाई तो देती नहीं है बेटा, रेपुटेशन क्या दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। इसको बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट। क्या बोलते हैं इसको? समझ में आ गया कि नहीं आया? अच्छा, गुडविल की वजह से ना हमारा प्रॉफिट बढ़ता है। गुडविल की वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ता है। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? कई चीजें ऐसी हैं जो आपको पता है कि भाई नाम से ही बिक जाती हैं, ठीक है। कई चीजें ऐसी हैं जो नाम से ही बिक जाती हैं, है कि नहीं है? जैसे कि सुबह सुबह अगर बात करें मॉर्निंग में, तो चाहे कोई बंदा क्लोजअप कर रहा हो या फिर कुछ भी कर रहा हो, वो बोलेगा ये कि हम कॉलगेट कर रहे हैं। क्या बोलेगा? कॉलगेट कर रहे हैं। जबकि कॉलगेट जैसी तो कोई कुछ वो प्रोसेस है नहीं। कॉलगेट तो एक ब्रांड नेम है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? टूथपेस्ट अगर है तो ठीक है, ब्रश, ठीक है, तो फिर भी अब कॉलगेट 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 इतना नाम चढ़ गया लोगों की जबान पर कि जिसको किसी टूथपेस्ट के बारे में नहीं पता, वो दुकान पर जाके क्या बोल देगा? भाई कॉलगेट दे दो। दुकान वाला क्या दे देगा? कॉलगेट दे देगा। तो कॉलगेट वाले की ऑटोमेटिकली सेल बढ़ी या नहीं बढ़ी? समझ में आ गया क्या? ठीक है, क्लियर? ऐसे ही नॉर्मली आपने देखा होगा कि हम दुकान पे जाते हैं, हम क्या बोलते हैं? भाई पेप्सी दे दो। सामने वाला भी पूछता है कौन सी वाली, हम कहते हैं ड्यू दे दो। जबकि पेप्सी अलग है
ड्यू अलग है, कोल्ड ड्रिंक है दोनों ही, सॉफ्ट ड्रिंक्स है कोल्ड ड्रिंक्स है, ठीक है। तो हम ब्रांड के नाम से उनको पहचानने लगते हैं, क्लियर। तो इस तरीके से आपको समझना है कि भाई एक ब्रांड नेम बनाना, एक आप रेपुटेशन कमाना मार्केट में, उसको बोलते हैं गुडविल। क्या बोलते हैं उसको? गुडविल। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, अच्छा जी। अब गुडविल के बारे में समझ में आ गया आप लोगों को। गुडविल के फीचर्स क्या होते हैं? तो सबसे पहला फीचर तो यही होता है कि भाई ये एक इंटेंजिबल एसेट होती है। क्या होती है ये? एक क्या गुडविल दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। छू सकते हैं? नहीं छू, लेकिन फिर भी क्या ये वैल्यूएबल होती है? बिल्कुल होती है। तो इट इज अ वैल्यूएबल असेट। क्या होती है? वैल्यूएबल असेट होती है। ये हमें ज्यादा प्रॉफिट कमाने में हेल्प करती है। इट इज हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। अभी बताया ना, जैसे कॉलगेट का एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है। दूसरा, अच्छा इसमें ना फ्लक्चुएशन होता रहता है। आपके प्रॉफिट कम होंगे तो गुडविल की वैल्यू भी कम हो जाएगी, प्रॉफिट बढ़ेंगे तो गुडविल की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? जो बिजनेस पुराना है उसकी गुडविल ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी। जो नया नया कोरा कोरा अभी आया है तो उसकी गुडविल ज्यादा नहीं होगी। समझ में आया? उसको टाइम लगेगा अपना नाम बनाने में। क्लियर? अच्छा जी। अच्छा, इसको कैलकुलेट कर पाना ना बड़ा डिफिकल्ट काम है। एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाते हम, क्योंकि ये गुडविल जो है वो दिखाई तो देती नहीं है। तो इसकी वैल्यूएशन जो करना अंदाजे पे होता है, ठीक है। इसको जो वैल्यू हम निकालते हैं वो क्या होता है? अंदाजन, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। क्लियर? ठीक है जी। चलिए जी। अब कई बार ऐसा होता है बेटा कि गुडविल को ना कुछ चीजें अफेक्ट करते हैं, यानी ऐसी कुछ फैक्टर्स जिनकी वजह से गुडविल की वैल्यू या तो ऊपर चली जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, या फिर गुडविल की वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे कि सबसे पहला आता है फेवरेबल लोकेशन। क्या? फेवरेबल लोकेशन। लोकेशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की जो लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है या नहीं है? आपने देखा होगा कि जैसे आप मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जाएंगे आप लोग, तो अगर एक तरफ शॉप्स हैं कपड़ों की, ठीक है, तो वहां पर फिर लगातार आपको कपड़ों की शॉप्स ही दिखाई देंगी। जूतों की शॉप्स हैं शूज की, तो शूज की ही दिखाई देंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? खाने पीने के स्टॉल्स है तो वहां पर खाने पीने की ही चीजें दिखाई देंगी ज्यादातर। क्यों? एक लोकेशन बन जाती है। अब कोई ये कहे नहीं जी मैं तो टापू के बीच में जाकर के खोलूंगा शोरूम, जिसको आना आए, ना आना तो मत आए, कोई दिक्कत नहीं। भाई कौन जाएगा वहां पर टापू में? बताइए, सीधी बात है। तो क्या उसकी सेल ज्यादा होगी? नहीं होगी। क्या उसकी ब्रांड वैल्यू बनेगी? नहीं बनेगी। तो लोकेशन ऑफ द बिजनेस जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और अगर किसी का बिजनेस की लोकेशन अच्छी है तो उसकी गुडविल भी अच्छी होगी, ज्यादा होगी। समझ में आया कि नहीं आया? लोकेशन ऑफ द बिजनेस का पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं आया? तो गुडविल पे असर डालेगी या नहीं डालेगी? क्लियर है? पक्का? चलिए जी। सेकंड होता है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट कैसा है जी आपका? मैनेजमेंट कैसा है? जो आपके यहां पर काम कर रहे हैं वो लोग किस तरीके से आपके बिजनेस को मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, इसका भी फर्क पड़ेगा गुडविल पर, है कि नहीं है? ठीक है। अभी कोई अगर मान लीजिए हॉस्पिटल है, ठीक है, हॉस्पिटल है, और अगर वहां पर कोई पेशेंट जाता है और उस पेशेंट को ना तो टाइम पर उसको दवाई दी जा रही है, ना टाइम पे कोई ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, और अगर जैसे वो बोलता है बाबूजी दर्द हो रहा है, चलो लेट आराम से, दर्द हो रहा है, तो अगली बार क्या कहेगा? बाबूजी हम तो आएंगे ही ना। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो आपका मैनेजमेंट कैसा है, काम करने का तरीका कैसा है, वो क्या होगा, उसकी वजह से भी फर्म की गुडविल पे फर्क पड़ने वाला है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। आप लोग हमारे पास आते हैं पढ़ने के लिए। अब मैं आप देखो, बच्चों की एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम होती है, वो हमेशा मेरे से ये कहते हैं कि सर हमें ना समझ में नहीं आता। हर टीचर ये कहता है कि भाई एक बार नहीं समझ में आता तो 2 बार पूछो, 4 बार पूछो, 10 बार पूछो, लेकिन जैसे ही तीसरी बार पूछते हैं तो रैप्टा आ जाता है मुंह पे, है ना? लेकिन एक बात बताओ, अगर हम लोग भी ऐसे ही करें तो कौन आना पसंद करेगा? नहीं आना पसंद करेगा। तो हमें बताना पड़ेगा बच्चों को, बच्चों के हिसाब से कि समझ में नहीं आ रहा तो फिर उनको अलग तरीके से, अलग मेथड से सिखाया जाए। मैनेजमेंट अच्छा हो, आपके बैठने की फैसिलिटी अच्छी हो, फैसिलिटीज आपको मिले। अब यहीं पर अगर मान लो जाले लगे हो, या मान लो छपकली ऐसे नीचे गिर रही हो टप टप, तो कैसा लगेगा? सीधी सी बात है। क्लियर हो गया? तो इसलिए मैनेजमेंट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस की गुडविल में। क्लियर? अगर अच्छा मैनेजमेंट है तो गुडविल भी ज्यादा ही होगी। ठीक है जी। उसके बाद आता बेटा लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस। अच्छा, बिजनेस जितना पुराना होगा गुडविल भी उतनी ज्यादा होगी।
अभी नया नया कोई बिजनेस खुला है तो क्या उसकी गुडविल ज्यादा होगी? नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कस्टमर अभी उसका नाम ही उतना नहीं जानते। अभी धीरे धीरे कस्टमर पहचानने चालू करेंगे, कस्टमर वहां पर जाएंगे, सर्विस प्रोडक्ट उससे लेंगे, फिर अगर वो सेटिस्फाई हुए तो दूसरों को बताएंगे, तब जाकर के कुछ सालों बाद उसकी गुडविल डेवलप होनी चालू होगी। क्लियर हो गया? अच्छा जी, नेचर ऑफ गुड्स। नेचर ऑफ, कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो डेली यूज के होते हैं, कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो सीजनल होते हैं। ठीक है, कई प्रोडक्ट तो कैसे होते हैं बेटा? डेली यूज के, और कई ऐसे होते हैं जो सीजनल। जैसे कि अब कोई टीवी, रेफ्रिजरेटर या एसी या कार रोज रोज खरीदेगा? नहीं। कोई 10 साल में खरीद ली, 8 साल में खरीद ली, 5 साल में खरीद लिया। लेकिन अगर हम बात करें जो कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं, नमक हो गया, ऑयल हो गया, या चिली पाउडर हो गए, तो ये क्या है? ये तो कंज्यूमेबल आइटम्स है, इनकी तो जरूरत पड़ती ही पड़ती है कि नहीं है? कोलगेट हो गया। तो जो गुड्स डेली बेसिस पे हम यूज करते हैं, ठीक है, उनकी गुडविल ज्यादा होती है, क्योंकि कस्टमर का रिटेंशन ज्यादा होता है, वहां पर कस्टमर बार बार आते जाते रहते हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आ गया? चलिए जी, पोजेशन ऑफ लाइसेंस। पोजेशन ऑफ, अच्छा, किसी के पास अगर लाइसेंस है, किसी के पास अगर, तो उसकी गुडविल ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा ही होगी, ऑब्वियस सी बात है, एज कंपेयर टू जिसके पास लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस कहने का मतलब बिजनेस में, देखो बिजनेस करने के लिए लाइसेंस होता है ना, जैसे जीएसटी नंबर हो गया, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन हो गया, शॉप एक्ट रजिस्ट्रेशन हो गया, फसाई हो गया, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हो गया। ठीक है, कंपनी है तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन, प्राइवेट लिमिटेड है, लिमिटेड है। ठीक है, इस तरीके के रजिस्ट्रेशन होते हैं। ठीक है, अगर किसी के पास ये रजिस्ट्रेशन है तो उनका ट्रस्ट वर्दी हो जाता है, मतलब मार्केट में उनका ट्रस्ट बन जाता है लोगों को लेकर के। अगर किसी के बोर्ड पर लिखा हुआ है भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, तो ज्यादातर क्या करते हैं कस्टमर? वहीं पर जाने की कोशिश करते हैं कि भाई ये मान्यता प्राप्त है, यहां पर चले। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर किसी के पास लाइसेंस है तो उसकी गुडविल ज्यादा होगी, और जिसके पास लाइसेंस नहीं है उसके पास गुडविल कम होगी। चलिए जी, मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में आपका एक अधिकार बन जाता है। मतलब क्या? मतलब क्या कि कई बार ऐसा होता है कि आपके कंपटीशन में कोई होता ही नहीं है। जब कंपटीशन में ही कोई नहीं है तो ऑटोमेटिकली आपकी गुडविल ज्यादा ही होगी। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए जी, रिस्क इन्वॉल्व। रिस्क इन्वॉल्व का मतलब बिजनेस किस तरीके का है, रिस्क ज्यादा है या कम है? अगर रिस्क कम है, अगर रिस्क कम है तो गुडविल ज्यादा होगी, ज्यादा होगी भाई। और गुडविल, और रिस्क ज्यादा है तो गुडविल कम होगी। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, रिस्क ज्यादा है तो उसमें कम लोग पैसा लगाएंगे कि ज्यादा लोग लगाएंगे? कम लोग लगाएंगे, तो उसमें मतलब ट्रस्ट कम कर रहे हैं उस पर, इसी वजह से तो। और ट्रस्ट कम कर रहे हैं तो सीधी सी बात क्या है, गुडविल कम। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? प्रॉफिट आपका कैसा है? मतलब प्रॉफिट ऐसा तो नहीं कि कभी तो 10,000 हो जाता है जी, कभी 2,000 हो जाता है जी, कभी 2 लाख भी हो जाता है, कभी जी 500 पे ही रह जाते हैं, ऐसा तो नहीं है। या फिर अपवर्ड गोइंग है, मतलब इंक्लाइन फेज पे है। अगर इंक्लाइन फेज पे है मतलब बढ़ता ही जा रहा है आपका ट्रेंड, तो गुडविल ज्यादा है, ऑटोमेटिक सी बात है, सीधी सी बात है। क्लियर? कैपिटल की रिक्वायरमेंट, फ्यूचर कंपटीशन, आपका कंपटीशन किसके साथ है ये भी डिपेंड करेगा, गुडविल कम होगी या ज्यादा होगी। अगर कोई ऐसा आपका कंपटीटर आ जाए मार्केट में जिसका ऑलरेडी ब्रांड बन चुका हो या उसका नाम ज्यादा हो, तो आपकी गुडविल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, है या नहीं है? चलिए जी, अब बेटा गुडविल ना 2 कैटेगरीज में डिवाइड की जाती है, एक परचेज गुडविल होती है, एक सेल्फ जनरेटेड। परचेज गुडविल और परचेज गुडविल क्या है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है? परचेज गुडविल का मतलब होता है वो गुडविल जो हमने खरीदी है, जो हमने, सर गुडविल कैसे खरीद सकते हैं? तो बेटा गुडविल ऐसे खरीद सकते हैं कि अगर हम बिजनेस ही खरीद लें, किसी का बिजनेस ही खरीद लें, तो उसकी गुडविल जो भी रही होगी ऑटोमेटिकली मुझ तक आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? या गुडविल वो मैंने बनाई है? नहीं, मैंने तो नहीं बनाई, मैंने क्या करा, उसका बिजनेस खरीद लिया। बिजनेस खरीद लिया तो सीधा सीधा सा क्या हुआ, गुडविल ट्रांसफर। एलन मस्क ट्विटर खरीद लिया, अब जब ट्विटर खरीद लिया तो ट्विटर की जो भी उसने गुडविल बनाई थी वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो गई एलन मस्क। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? क्लियर है जी? चलो जी, एक होती है बेटा सेल्फ जनरेटेड। क्या होती है? जो खुद से, रतन टाटा साहब, टाटा कंपनी जो है वो खुद का ब्रांड है या नहीं है? और उन्होंने खुद ने ये गुडविल जनरेट करी है या किसी से खरीदी है? लेकिन जैगवार तो खरीद ली थी टाटा साहब ने, है ना? फोर्ड भी खरीद ली, तो उन्होंने जो गुडविल बनाई थी वो टाटा साहब ने खरीद ली।
जैसे टाटा साहब ने खरीदी तो टाटा साहब खरीदे, वो गुडविल क्या है? परचेज गुडविल। समझ में आया? सेल्फ जनरेटेड और परचेज गुडविल। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आ गया बेटा? पक्का पक्का? चलिए जी, अब गुडविल कैलकुलेट करने के वैसे तो 5 मेथड होते हैं, पर आपके लिए 3 है। ठीक है, 3 मेथड होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। बेटा जब कैपिटलाइजेशन मेथड की बात करेंगे तो इसमें हम दोनों की बात करेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। क्लियर? सबसे पहला आता है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करें तो यहां पर गुडविल की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, ध्यान से सुनना। एवरेज प्रॉफिट की बात करें तो एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से अगर हमें कौन सा मेथड लगाना है गुडविल कैलकुलेट करने के लिए? एवरेज प्रॉफिट। कौन सा लगाना है? तो एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला होगा गुडविल कैलकुलेट करने का, एवरेज प्रॉफिट निकाल लो और नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर लो। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको क्या निकालना पड़ेगा? बस एवरेज प्रॉफिट। क्लियर? अब एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? चलिए एवरेज प्रॉफिट को थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, वर्ल्ड कप चल रहा है, ठीक है, आज इंडिया और इंग्लैंड का मैच है, ठीक है, 168 का टारगेट, 168 बनाए। चलो जी, तो एक बात बताइए, अगर मुझे यह पता करना है कि विराट कोहली की एवरेज कितनी है, तो ऐसे बताते हैं ना भाई, विराट कोहली की 52 की एवरेज है, 50 की एवरेज है, 54 की एवरेज है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि वो एवरेज औसत बेसिस पर हर मैच में इतने रन तो बनाता ही बनाता है। यह मतलब होता है एवरेज का, यही तो मतलब हुआ बैट्समैन की एवरेज का। अच्छा, क्या जरूरी है कि विराट कोहली ने हर मैच में 50 और 52 रन ही बनाए हो? 0 पे भी तो आउट होते हैं, 10 पे भी तो आउट होते हैं, 120 भी तो बनाते हैं, 90 भी तो बनाते हैं, 87 भी तो बनाते हैं, फिर 5 रन पे भी तो आउट हो जाते हैं, है कि नहीं है? लेकिन क्या हमें एवरेज का पता लगता है? नहीं। तो हम क्या करते हैं, जितने भी मैचेस उन्होंने खेले हैं, जितने भी मैचेस उन्होंने उन सब के मैचेस के जो रन बनाए हैं उन सब का टोटल लगाते हैं। उन सभी मैचेस के रन जो भी बनाए उसने, उसका क्या लगाते हैं? तो हमारे पास टोटल रन्स आ जाते हैं। और टोटल रन्स आ गए, कितने मैचेस में बनाए, टोटल मैचेस जितने खेले उससे डिवाइड कर दो, तो एक मैच में कितना एवरेज स्कोर कर रहे हैं वो हमारे पास आ जाता है। समझ में आई बात या नहीं आई? क्लियर हो गया? वैसे ही एवरेज प्रॉफिट भी निकाला जाएगा। फर्म ने पिछले 5 सालों में प्रॉफिट कमाया है, बेटा प्रॉफिट कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लॉसेस भी हो सकते हैं, लेकिन एवरेज बेसिस पर कितना फर्म प्रॉफिट कमा रही है, तो कैसे निकालेंगे भाई? जितने भी सालों में प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट जो कमाया है उन सब प्रॉफिट को क्या कर लेंगे? प्लस। उन प्रॉफिट को क्या कर लिया जाएगा? प्लस। लॉस है तो क्या कर देंगे? माइनस। और डिवाइड कर देंगे जितने भी साल के प्रॉफिट हमें गिवन थे। 5 सालों के प्रॉफिट थे तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 3 साल के प्रॉफिट थे तो 3 से डिवाइड। समझ में आई बात या नहीं आई? क्लियर? क्लियर है? एवरेज प्रॉफिट आ गया, उसके बाद क्या करना है? नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई। एवरेज प्रॉफिट आ गया, उसके बाद क्या करना है? नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पर आ जाइए जी, देखिए जी क्वेश्चन, ध्यान से सुनो बेटा। कह रहा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, सौरभ, मोहित और निखिल 3 पार्टनर है और उनकी टोटल कैपिटल है 1 लाख रुपए। सौरभ, मोहित और निखिल 3 पार्टनर है, टोटल कैपिटल है 1 लाख रुपए। कह रहा नेट प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 सालों के नेट प्रॉफिट है। 2013-14 में प्रॉफिट हुआ बेटा 40,000, 2014-15 में 46,000 46,000, 2015-16 में 52,000। 3 साल के प्रॉफिट गिवन है या नहीं गिवन है? ठीक है, इसने कहा देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹3,000 इन 2014-15। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। एबनॉर्मल का मतलब होता है जो नॉर्मल नहीं है। एबनॉर्मल का मतलब क्या है? जो नॉर्मल नहीं है। एक बात बताओ, मेरा काम है लेट सपोज टैक्स कंसल्टेंसी का। अब टैक्स कंसल्टेंसी से जो भी मेरा प्रॉफिट हो रहा है वो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट। रास्ते में मैं जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, अचानक से ऐसा हुआ कि मुझे किसी का वॉलेट पड़ा हुआ मिल गया, वॉलेट पड़ा हुआ मिल गया। अब वो वॉलेट में किसी के डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ भी नहीं थे, सिर्फ पैसा था। वैसे ऐसा होता नहीं है, मैं अपने आप को शरीफ बता रहा हूं कि मैंने वापस नहीं किया। तो डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं थे, पैसा था उसके अंदर 5,000 रुपए। ठीक है, वो 5,000 रुपए मुझे मिल गए। अब वो जो 5,000 रुपए मुझे मिले हैं वो क्या मेरा नॉर्मल प्रॉफिट है? नहीं है। वो क्या है? मेरा एबनॉर्मल प्रॉफिट, कभी कभार होने वाले। मेन बिजनेस थोड़ी है मेरा, मैं जेब काटता हूं क्या लोगों की?
ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है? तो उस प्रॉफिट को मुझे हटाना पड़ेगा कि नहीं हटाना पड़ेगा? अगर मुझे बिजनेस का प्रॉफिट चाहिए तो अगर कोई मुझसे ये कहे कि भाई पिछले साल आपका टैक्स कंसल्टेंसी से कितना प्रॉफिट रहा था, तो क्या मैं वो 5,000 रुपए को भी इंक्लूड करूंगा? नहीं, वो मुझे क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। ऐसे ही बेटा एबनॉर्मल लॉस हो सकता है मेरे यहां पर चोरी हो गई हो, आग लग गई हो, नुकसान हो गया, तो वो जो नुकसान हुआ है उसकी वजह से क्या वो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल लॉस है? नहीं। क्या वो मेरा बिजनेस का लॉस है? नहीं। तो क्या वो मेरा लॉस माइनस होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो उसको मुझे वापस क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। क्लियर? तो एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस किया जाता है, एबनॉर्मल लॉस को ऐड बैक किया जाता है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर है जी? ये कौन से एबनॉर्मल लॉस की बात कर रहा है? 3,000 रुपए वाले, कौन से ईयर की? 2014-15। तो इफेक्ट भी 2014-15 में ही आएगा। क्लियर है या नहीं है? आगे कहा गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। कह रहा पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकालो। 2 ईयर परचेज यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें पता है 2, मल्टीप्लाई करो, गुडविल आपके पास आ जाएगी। चलिए जी यहां पर देखिए बेटा, देखिए जी, तो मुझे गुडविल निकालनी है। गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। यही तो पढ़ा है हमने, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। अगर मैं एवरेज प्रॉफिट निकाल लूं तो नंबर ऑफ ईयर परचेज तो पता ही है 2 है। बेटा कंफ्यूज मत हो ना, 3 ईयर और 2 ईयर, ये 3 ईयर्स के प्रॉफिट है और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 2। क्लियर? तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर रहा हूं बेटा एवरेज प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट कर रहा हूं मैं? एवरेज प्रॉफिट। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करूंगा? जितने भी सालों के प्रॉफिट थे उन सबको क्या करूंगा मैं? ऐड, और टोटल ईयर से क्या कर दूंगा? डिवाइड। क्लियर? चलिए जी, तो बात करते हैं कौन कौन से प्रॉफिट गिवन थे। तो पहला प्रॉफिट है आपके पास 40,000 13-14 में। कितना है बेटा? इसमें तो एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल प्रॉफिट कुछ भी नहीं है ना? नहीं है जी। तो ये तो एज इट इज आ जाएगा 40,000, ये तो एज इट इज आ जाएगा बेटा 40,000 प्लस, फिर उसके बाद में 13-14 हो गया, 14-15 में आपको प्रॉफिट हुआ है 46,000। कितना है? लेकिन 14-15 में आपको पता है एक एबनॉर्मल लॉस भी है। कितना? 3,000। तो बेटा इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं भाई, 46,000 तो दे रखा है, लेकिन इसमें मुझे प्लस करना पड़ेगा एबनॉर्मल लॉस को 3,000 रुपए। ठीक है, प्लस। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, उसके बाद तीसरा प्रॉफिट है आपके पास 52,000। और इन सब को डिवाइड करना है मुझे। कितने सालों के प्रॉफिट है बेटा? ये 3 सालों के। समझ में आया नहीं आया? ऐसे तो निकलेगा एवरेज प्रॉफिट। तो यह आ जाएगा बेटा 40,000 प्लस 49,000 प्लस 52,000 डिवाइडेड बाई 3, तो इट विल कम 47,000। समझ में आया कि नहीं आया? यह आ गया मेरा क्या बेटा? एवरेज प्रॉफिट। क्या आ गया मेरे पास? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, गुडविल के बारे में क्या बोला था? एवरेज प्रॉफिट ले लो, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दो। चलिए जी देखिए, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया 47,000 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना बेटा? 2। तो यहां से आ जाएगा आपके पास 94,000। तो गुडविल की वैल्यू आ गई आपके पास 94,000। कितनी आ गई बेटा? 94,000। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? पक्का?